जी नाज़रीन, खुशामदीद। पाकिस्तान में सियासी हालात जहां बड़ी गर्मजोशी से चल रहे हैं क्योंकि इलेक्शन सर पर आन पहुंचा है। संडे वाला दिन NA 122 का इलेक्शन है। सरदार अयाज सादिक बामुकाबला अलीम खान, और ये वो इलेक्शन है जिसमें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का इसको बहुत बड़ा मार्का कहा जा रहा है। आज की शो में हम इस पर बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें इमरान खान साहब ने बहुत सारे इल्ज़ामात नून लीग पर और नून लीग की क़यादत पर लगाए। इसी तरह परवेज़ रशीद ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल दी तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उस पर भी हम बात करेंगे। हिंदुस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो गुज़श्ता रोज़ गुलाम अली साहब का जो कॉन्सर्ट था मुंबई में, शिवसेना ने उस कॉन्सर्ट को रोकने की बात की थी और वो कॉन्सर्ट रोक दिया गया, नहीं हुआ। इसी तरह समझौता एक्सप्रेस जो कि कल ट्रेन जा रही थी लाहौर से दिल्ली अट्टारी बॉर्डर पर, ट्रेन को हिंदुस्तान के हुकाम की जानिब से रोक दिया गया और रीज़न बताया गया सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर ट्रेन को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया, जिसमें 210 मुसाफिर शामिल थे। 130 पाकिस्तानी थे और 80 हिंदुस्तान के लोग उसमें सवार थे। कहा यह गया, हमारे मीडिया ने जो अखबारात में लिखा कि शिवसेना ने धमकी दी थी कि वो ट्रेन को आग लगा देंगे या कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो सकता है, जिस पर समझौता एक्सप्रेस को रोका गया और अब मंडे तक ये ट्रेन और ट्रेन के मुसाफिर लाहौर में रहेंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे। हिंदुस्तान से सीनियर सहाफ़ी NK सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी आप दुआ है। सिंह साहब, आपने सुना होगा कि हमने अभी जिक्र किया समझौता एक्सप्रेस का। वो ट्रेन जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक दोस्ती के अलामत के तौर पर चलाई जाती है, जहां से मुसाफिर पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान सफ़र करते हैं। कहा जाता है कि वो ट्रेन शिवसेना की धमकी की वजह से रोक दी गई और अटारी बॉर्डर से वापस लाहौर स्टेशन भेज दी गई। क्या क्या हकाइक हैं हिंदुस्तान में इस बात के? जी देखिए, एक बात बहुत साफ है कि वहां की मीडिया ने क्या लिखा है। मैं तो दोनों तरफ की मीडिया से मेरी इल्तजा है कि किसी तरह से फैक्ट्स को दोनों मीडिया, पाकिस्तान के मुतालिक अगर भारत लिख रहा हो और हिंदुस्तान के बारे में अगर पाकिस्तान की मीडिया लिख रही हो, थोड़ा सा चीजों को दरियाफ्त कर ले तो कम से कम अमन बहाल करने में बहुत सहूलियत हो जाएगी दोनों देशों के लिए। अच्छा, कहा इसमें जो हमारे मीडिया ने, सिंह साहब, हमारे मीडिया ने शिवसेना का लिखा, तो जिस रूट से ये ट्रेन गुजरती है, क्या आ रहा हूँ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। दरअसल उस इलाके में अगर आप जाएंगे तो शिवसेना का कोई एक आदमी भी नहीं है। दूर दूर तक करीब 1500 किलोमीटर के आसपास तक वहां शिवसेना का कोई नहीं है। शिवसेना एक्टिव है महाराष्ट्र में। ठीक है। शिवसेना का अटारी से क्या लेना देना या पंजाब के इलाके से क्या लेना देना है, लिहाजा आपकी मीडिया ने जो लिखा है वो मैंने ख्याल से दरियाफ्त नहीं किया होगा और जो फीडबैक मिला होगा उनके सोर्सेस से उसमें उन्होंने लिखा होगा। हकीकत बिल्कुल इसके उल्टा है। वहां पे कतई दूर दूर तक कोई शिवसेना का एक भी आदमी नहीं होता है और शायद वहां कोई जानता भी नहीं है। पूरे अगर पंजाब में जाएंगे आप तो कोई शिवसेना को अच्छी तरह जानता भी नहीं होगा। सिर्फ इतना जानता होगा कि हाँ महाराष्ट्र में ये एक्टिव हैं और ये पॉलिटिकली एक्टिव हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं। लिहाजा एक ट्रेन को इस बिना पर रोक दिया जाए कि शिवसेना ने कोई धमकी दी है, मुझे लगता है थोड़ा फार-फिच्ड है। अच्छा सिंह साहब, क्योंकि हमारी तरफ से हमारे जो पाकिस्तानी रेलवे के हुकाम थे, उन्होंने ट्रेन को क्लियर करके बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया था। जब हिंदुस्तान बॉर्डर पे पहुंची तो वहां दरवाजे नहीं खोले गए और ट्रेन को वापस भेजा गया। तो इसका मतलब है कि कहीं हिंदुस्तान की तरफ से कुछ इस तरह का सिक्योरिटी रिस्क था कि ट्रेन को अंदर नहीं आने दिया गया हिंदुस्तान की सरहदी हदूद में। देखिए, दो बातें, अगर इसको पॉजिटिवली सोचें हम लोग, क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम अपनी तारीफ करें, आप अपनी तारीफ करें। हम इसलिए बैठे हैं कि इसको रेशनली, लॉजिकली समझें। मुमकिन है कि कोई इंटेलिजेंस इनपुट आया हो इस तरह का कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम वहां के जो यात्री आ रहे हैं, वहां के पैसेंजर जो आ रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए हमने ये बंदोबस्त किया हो कि नहीं, इस समय आना ठीक नहीं है। हालांकि ऐसा, क्योंकि अंदेशा ये है कि कोई गैर उसका कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर सकता है तो वो पूरे हिंदुस्तान को बदनाम कर सकता है, पाकिस्तान को बदनाम कर सकता है। तो हो सकता है हिफाजत के लिए ये डिसीजन लिया गया हो। दूसरा उसका पक्ष है कि कोई इंटेलिजेंस इनपुट हो कि वहां के कोई टेररिस्ट आउटफिट का कोई आदमी इन्फिल्ट्रेट करना चाहता हो
लिहाजा ये कारण हो सकता है, दोनों ठीक है, हो सकते ठीक है। हैं। अच्छा सिंह साहब क्या वजूहात हैं? गुज़श्ता कई महीनों से हिंदुस्तान की जानिब से इस तरह के कई वाकयात हो रहे हैं। जब हमारी खारजा सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई तो वो भी कैंसिल कर दी गई, दोनों देशों की जानिब से उसकी कोशिश भी नहीं की गई। और उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी कोई तफसीली मुलाकात नहीं हो सकी, जो बाहर ममालिक में उनके आपस में मीटिंग्स में वो लोग इकट्ठे हुए। और इसी तरह गुलाम अली साहब का कॉन्सर्ट था, वो भी कैंसिल हो गया, फिर ट्रेन रोक दी गई। क्या आप क्योंकि हिंदुस्तान में हैं, क्या हिंदुस्तान में ऐसे कुछ अनासिर हैं जो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात अब नहीं रखना चाहते, या अवाम की वहां क्या राय है, क्या क्या है वहां पे? नहीं, मैं थोड़ा सा अदनान साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने रीजनिंग को थोड़ा सा और वेटिंग करें जी। उनके वजूहात दूसरे थे। जो तीनों जो आपने दिखाए, और समझौता एक्सप्रेस बिल्कुल अलग था। कौन नहीं चाहेगा, ये तो आगाज हम ही लोगों ने किया था, दोनों मुल्क के हुक्मरानों ने मिलकर समझौता एक्सप्रेस चालू किया था। और एक दिन अगर वो नहीं आएगा मान लीजिए, तो क्या इससे कोई बहुत बड़ी चीज हो जाएगी? कोई हो सकता है कि तमाम दिक्कतें जो होती है, इंटेलिजेंस इनपुट इधर से है उधर से है, हो सकता है वहां के इंटेलिजेंस ने कोई इनपुट दिया हो, तो इसलिए वो रोका गया होगा। हाँ, जहां तक तर्क करने का सवाल है कि हमारे सेक्रेटरी लेवल टॉक तर्क कर दिए गए, वो नहीं हो रहे हैं, ये सब ये लगातार हिंदुस्तान में भी सोचा जा रहा है कि क्यों नहीं फिर से एक बार ये सिलसिला शुरू किया जाए। सिंह साहब, हिंदुस्तान की आवाम क्या चाहती है? ये जो हम तक राय पहुंचती है, सेक्रेटरी खारजा की मुलाकातें, प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें, ये तो सियासी बात हो गई ना। आवाम, जनरल पब्लिक वहां की क्या चाहती है? आपने बिल्कुल सही कहा, हिंदुस्तान बेपनाह मोहब्बत करता है पाकिस्तान के लोगों से। आप बिल्कुल इसको, मैं तो खुद पाकिस्तान गया हूँ, कई बार गया हूँ, और मैंने देखा है कि वहां के लोग जिस तरह जिस खुलूस से पेश आते हैं, और मेरे ख्याल से यही जज्बा हिंदुस्तान में भी है। ठीक है। फिर आखिर ये क्यों नहीं होता है? तो लिहाजा इसको हम इस तरह से अगर देखेंगे कि कोई बैठा हुआ है, चीजें खराब कर रहा है, खराब हो रही हैं, अलग बात है, लेकिन एक जबरदस्त पब्लिक प्रेशर भी है और सरकार भी चाहती है। ऐसा नहीं है, आप देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, लगातार ये कोशिश हो रही है कि नहीं किस तरह फिर से चेंज, लेकिन कुछ सिंह साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से तो आपका बयान बड़ा हम सियासी बयान ही कहेंगे, क्योंकि मोदी साहब की जानिब से कभी भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के लिए। नहीं नहीं, ये आप नहीं कह सकते। लगातार ये प्राइम मिनिस्टर का, देखिए कुछ सिचुएशंस होती हैं। अगर आप मान लीजिए कि एक सिचुएशन में आप किसी आउटफिट से बात करना चाहते हैं उस दौरान, तो हो सकता है कि ये हो कि भाई इस समय ना कीजिए। क्या ये फर्ज आपका भी नहीं है कि हम इसको एक अच्छा वो मकाम देने के लिए कोशिश ये करें कि अच्छा ठीक है साहब, इनसे हम बात इस समय फिलहाल इसको मुलतवी रखते हैं, इसको बाद में कर लेंगे, और चलिए हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो कई बार ऐसी नाइंसाफी, दोनों के देश के बीच में एक हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री कई बार लड़ाई की है, तो दोनों के बीच में एक गलतफहमी अक्सर रहती है। आपके यहाँ से कभी बॉर्डर से कुछ हुआ, कभी हमारे यहाँ से हुआ, तो नतीजा ये होता है कि उसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस डिरेल होता है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो बेहद संजीदा है इस मामले को लेके कि वो हर हालत में पाकिस्तान से अपनी दोस्ती बढ़ाएगा और अमन बहाल करने के लिए। अच्छा सिंह साहब, हम बीजेपी के अलावा अगर मोदी साहब की बात करें, तो जब से मोदी साहब आए हैं तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर जो कुछ हो रहा है वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है। गलती भले किसी की भी हो, लेकिन हो रहा है और आए रोज होता है। अगर पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और हिंदुस्तान में बहुत तादाद है मुसलमानों की, लगभग 20 करोड़ से ऊपर की आबादी है, वहां आजकल मीडिया में जो बात चल रही है गाय के गोश्त के ऊपर, और उसको लेके बहुत चर्चा किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के जानिब से भी, और स्पेशली जो मकबूजा कश्मीर की असेंबली में हुआ, इवन के उस बहस पर लड़ाई भी हुई। तो क्या नर्म गोशा नहीं है मोदी सरकार में कि वो इस टॉपिक पे, जो कि मुसलमानों का एक रिलीजियस पॉइंट है, उस पर उनको कुछ कंसेशन दी जाए? जी, आपकी आवाज पूरी तरह तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। और हिंदुस्तान में भी ये लगातार प्रेशर दिया गया कि साहब इसको प्रधानमंत्री बोले, और कल उन्होंने बोला। कल का बयान तो उनका यह था कि या हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं या वो गुर्बत के लिए लड़ लें। उन्होंने वो जो लोग हलाक हुए गोश्त के शक में उन्हें मार दिया गया, उस पर उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। देखिए, ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री की जानिब से आप ये तो नहीं उम्मीद करेंगे कि वो किसी आदमी का नाम ले और उसको कहें कि अपराधी उसको पकड़ लो। ये तो प्रधानमंत्री के लेवल से नहीं होता है। लेकिन जो सख्त मैसेज है वो बहुत साफ है, होम मिनिस्ट्री से साफ है
कि बिल्कुल बख्शा ना जाए और पूरे कंट्री लेकिन में सिंह इसको साहब, लेके पाकिस्तान की एक जानिब से तो नाराजगी है बहुत और बहुत हमारी जानिब से तो बहुत नरम रवैया है, क्योंकि यहाँ भी हिंदू आबादी है, सिंध में बहुत है, हमारे पास मंदिर भी हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान में हिंदू धर्म पे या किसी और धर्म पे बहुत ज्यादा मुजालिम किए गए हों। जी, अगर मैं कहिए तो मैं आंकड़े दे दूं कि किस तरह वहां पे हिंदुओं को किस तरह जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया। कम से कम हिंदुस्तान में ये हादसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे धर्म में, क्योंकि हमारे मजहब में किसी को जबरदस्ती आप मुसलमान नहीं बना सकते। कि क्या हालत है, अब इस पे कहने की जरूरत नहीं है। कम से कम वहां से तो यहाँ जो यहाँ के मुसलमानों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो सहूलियतें हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया इनके सिंह साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया इनके सिंह साहब। हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, और आजकल जो मुसलमानों के साथ एक खास रवैया अपनाया जाता है, उसको हम बीजेपी का कम और नरेंद्र मोदी का पर्सनल बिहेवियर ज़्यादा कहेंगे, क्योंकि लगता यह है कि बीजेपी की पॉलिसीज़ जो हैं, क्योंकि पहले भी कई मरतबा बीजेपी की हुकूमत रही, लेकिन इस तरह से जो रेजिस्टेंस है वो नहीं आई जो कि नरेंद्र मोदी के दौर में हमें देखनी पड़ी। नाज़रीन, हम अब अगले टॉपिक की जानिब आएंगे। इमरान खान और नवाज शरीफ के जो आपस के ताल्लुकात हैं, पीटीआई और नून लीग की आपस की जो झड़पें चल रही हैं इलेक्शन 122 को लेके, वो कहाँ तक पहुँचेंगी, नतीजा क्या होगा, इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद होंगे इंजीनियर इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब, और ये सेंट्रल डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। चौधरी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह करम जी, थैंक यू वेरी मच सद्दान। इतना तो हमें जोश और जज्बा नॉर्मल इलेक्शंस में नहीं मिला जितना 1-2 में मिल गया। बिल्कुल, इसकी क्या रीजन थी? क्या पीटीआई को हमने बहुत अनाक का मसला बनाया? आपने दुरुस्त फरमाया। हकीकत में ये एक इलेक्शन नहीं है, ये तो बड़ा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान लेवल पे सब लोगों की नज़रें उधर है। पूरा लाहौर तो उसमें इन्वॉल्व हो ही गया। आप इसको छोड़ दे कि वो हल्का जो गड़ी शाह और ग्वाल मंडी के नज़दीक जिसमें इलेक्शन हो रहा है, इससे हट के पूरा लाहौर तो उसमें इन्वॉल्व है। ये देखें, पीटीआई के लिए भी एक चैलेंज है। पीटीआई ने जो 4 हलकों की तहकीक का मुतालबा किया था, और उसमें चेयरमैन साहब का अपना हल्का जो वो समझते थे, और बल्कि सच्ची बात यह है कि याद सादिक से वो हारने वाले कहाँ थे। तो एक ये हल्का हमारे लिए भी एक बड़ा अना का मसला है, और हम ये समझते हैं कि हमारे वोटों को वहाँ पे 2013 में चुराया गया था। और दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस इलेक्शन को जो कालादम करार दिया गया 122 के इलेक्शन को, उसमें ये तो नहीं कहा गया कि धांधली हुई है? नहीं, उसमें धांधली की तो बात नहीं। फैसला जो कोर्ट का हुआ वो आपको पता ही किस बिना पे हुआ, उस पर तो हम बहस में नहीं जाएंगे। लेकिन जो आपका जो अवलीन सवाल है, ये बड़ा अहम है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों पीटीआई इसके ऊपर इतना जोर लगा रही है, और क्यों पाकिस्तान के पूरे लोग इस इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। मैं इसके ऊपर बात करना चाहता था, अगर आप मुझे इजाजत दें तो अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। कहना ही हम ये चाहते हैं कि 122 का जब इलेक्शन हुआ तो खान साहब ने जब ये मूवमेंट शुरू की, उससे पहले हर जगह, हर फोरम पे, कोर्ट पे, कचहरी पे, रोड पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम यही कहते रहे कि ये 4 हल्के खोलें। हल्के खोलने से मुराद ये थी कि भाई आप इनको इन्वेस्टिगेट करें जो वोट पड़े हुए हैं। होता यूं था कि हम एक डब्बे को खोलने के बाद करते तो वो सारे घेर के, वो कहते हैं ना पंजाबी में, कौड़ी कौड़ी करके सारी पूरी इनकी टीम समेत मौलाना फजल रहमान, असफंद यार वली, कहां से ये लोग, जरदारी साहब, और इवन जरदारी साहब भी कहते थे कि भाई जरदारी साहब के साथ तो आपके अच्छे ताल्लुकात, लगता है। नहीं, जरदारी साहब के ताल्लुकात, जब जरदारी साहब को कुट पड़ती है तो वो हमारी बगल में आना चाहते हैं, उसको तो आपको पता है। आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब आना चाहते हैं? नहीं, जरदारी साहब वाला काम से कहाँ है यार, ये मुकमका वाले तो हम इनको कहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर मुस्लिम लीग के रहनुमा मौजूद हैं, जफर इकबाल झगड़ा साहब। जफर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। पाकिस्तान की सियासत में बहुत दफ़ा बहुत कुछ सुनने को मिला, मीडिया में हमें बहुत लंबी तारीख मिलती है 47 से अब तक, लेकिन अब लगता है कि सियासत में जो तमीज़ का एक दायरा कार है वो शायद ख़त्म होता जा रहा है। आपने गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पीटीआई की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जलसों में होने वाली गुफ्तगू भी सुनी, तो आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि दोनों पार्टीज आपस में बहुत अगेंस्ट हो गई? जो इशारा किया, बिल्कुल जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपसे नाराज ना हो, लेकिन उसमें मैं कहूँगा कि इसमें मीडिया ने भी अपना किरदार पूरा अदा किया है, और अगर ये ना होता, मीडिया इस अच्छा किरदार अदा करती है, और जो लोग चाहते हैं कि अच्छा किरदार अदा करें वो भी हो, तो मेरे ख्याल में ये चीजें कंट्रोल हो सकती हैं, और इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, हमारा मुल्क ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। हमने पोजीशन अपनी जगह, उनका एहतराम अपनी जगह,
ठीक है। अपोजिशन हर जगह होती है और जिस चीज को वो ठीक नहीं समझते हैं उसका निशानदेही करके हमारा फर्ज बनता है कि उसको हम ध्यान दें, उसको ठीक करने की कोशिश करें, उनके गिले शिकवे दूर करें, उनकी सख्त बातें नहीं सुने। जफर साहब, ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप कह रहे हैं कि इनके गिले दूर किए जाएं, इनकी शिकायतें दूर की जाएं। परवेज रशीद साहब ने कल एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें खान साहब को चोर तक कह दिया गया और ये भी कहा गया कि बैरून मुल्क से फंडिंग होती है। देखिए जी, मैं तो अपनी बात करूंगा आपको कि मेरी जो पॉलिसी है वही है और वही मैं चाहता हूँ नींद में भी चलती है काफी हद तक कि बीइंग गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी हमें तो जरा अपने हौसले बहुत बुलंद रखने पड़ेंगे और हर एक चीज सुनने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये है कि दूसरी तरफ से भी मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो भी इसका एहतराम करेंगे कि जो भी बात करें। नहीं जफर साहब, हम उस पॉइंट से हट रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस परवेज रशीद साहब ने की, क्या ये मुस्लिम लीग नून को इसका को पता नहीं था या उन्होंने अपनी ईमा पे ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली? नहीं, वो अगर उनसे आप बात करने लेकिन उनकी तरफ से इतनी बात होती है तो फिर मजबूरन जो है तो जवाब देना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद अगर उनकी तरफ से होगी तो मैं समझता हूँ कि हम उनका एहतराम चीजों का जरूर रखें और जिस चीज से उनको हम फाइल कर सकें उनको फाइल करने की कोशिश करें। हाँ, उनको भी अपने जरूरी बात है कि उनको भी अपना एक दायरा बनाना चाहिए कि उससे आगे बढ़कर अगर वो कहते हैं है फिर अगला कैश में आके कुछ कह जाता है। लेकिन हम इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा कि मियां नवाज शरीफ अपनी ये जो आपने देखा उनके धरने के दौरान या फिर असेंबली में जो भी बात हुई उन्होंने बड़े सब्र से सब कुछ देखा। नहीं, ये तो पीटीआई भी मानती है कि मियां साहब बहुत सब्र से सब काम करते हैं, असेंबली बुला लेते हैं और ख्वाजा आसिफ साहब से कहते हैं इनको कह दो, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। नहीं सर, मैं खुद गैलरी में मैं बात करता हूँ जी। झगड़ा साहब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी हूँ, आपके ही साबिका साथी और सुरूर पैलेस में मियाँ साहब के साथी होने की वजह से जेलें काटने वाला। आपने सुरूर पैलेस बनाया था एज इंजीनियर जद्दा में, तो कैसे हैं आप सर? खैरियत से? तो मैं इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी उसी सुरूर पैलेस जो आपने एज ए सिविल इंजीनियर बनाया था वहाँ पे गुफ्तगू मियाँ साहब के साथ किया करता था, कुछ अर्सा साथ भी रहे। अलग बात है कि अपनी अपनी सोच में देखें ये अदनान ये कितने नफीस शख्स है, कितने अच्छे अंदाज से मतलब जिन्होंने किया। आपको ये नहीं पता कि ख्वाजा साहब ने वाकई कहा था? ये नहीं, सुन ले मेरी बात। मसला ये है, बदकिस्मती ये है कि पार्टीज के अंदर जो हॉक्स है ना, फाल्कन्स जो लड़ाई चाहते हैं, जो कहते हैं पै जाओ इन्होंने गिटियों कट लो ना सर, इन्होंने कड़ाके कर दो, इस तरह के लोगों का राज होता है। कभी आपने जफर इकबाल झगड़ा को देखा कि इसको की प्रमोट किया उस पार्टी ने? खुदा की कसम करके कहता हूं कि मैं तो एहतजाज करके बागी होकर निकल आया था 2008 में। इन लोगों का जिगरा है, ये बर्दाश्त करते हैं। इन लोगों के प्रमोशन तो पीटीआई ने भी नहीं दी सर। सुन ले, प्रमोशन ने पीटीआई शाह महमूद कुरैशी साहब को दी, उनके पास थी। सुन ले, प्रमोशन पीटीआई ने दी। देखें मैं बात कर इस तरह नहीं, फिर तो ग्राउंड पे बात करेंगे सर। मुझे आप बेनिफिट ले रहे हैं क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ। झगड़ा साहब को बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि वो दूर बैठे हैं, उनकी बात ज्यादा सुनी जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कतन ये बात नहीं की कि किसी भी पार्टी में ये जो लड़ाका किस्म के तैयारे हैं, ये जो फाल्कन्स हैं, ये जो उड़ाने हवा से तेज सुपरसोनिक हैं, इनका होल्ड हो। सब्र, तहम्मुल, प्यार और मोहब्बत से इख्तलाफ किया जाए। अभी आपने देखा कि किस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने ये कह दिया कि भाई परवेज रशीद जो हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं दानियाल अजीज बरखुरदार है, मैं अनवर अजीज साहब के साथ एक स्टूडेंट लीडर की हैसियत रहा हूं। उनकी ये गुफ्तगू देखें, परवेज रशीद साहब का ये लहजे देखें। ये 60-70 साल की उम्र में जब इंसान चला जाता है ना, तो माएँ, बहनें, बेटियां, कौम, सुनने वाले, देखने वाले चाहते हैं कि इनकी गुफ्तगू ऐसे हो, अंदाज बोलने का ऐसे हो कि लफ्जों से वो कहते हैं ना कि सुने तो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात चाहिए ना, हम इस बात करके देखते हैं, बात जब करें। जफर साहब आप लाइन पर रहिएगा, वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। जफर साहब हमारे साथ होंगे, लेते हैं कमर्शियल ब्रेक।